दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के चुनाव की जो स्थिति थी उससे सीख लेकर के हमारे राहुल जी ने एक ऐसा सीक्रेट प्लानिंग तैयार कर लिया है जिससे लगता है कि अब सही मायने में महाराष्ट्र के चुनाव में राहुल जी का भौकाल मच गया है। दूसरी ओर क्या हो रहा है कि बीजेपी और उसके जो गठबंधन हैं सभी आपसी अंतर कलह में एकदम व्यस्त हैं। माने धमा चौकड़ी मची हुई है, इसमें दो राय नहीं है। एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। हम कितना लेंगे, तुम कितना लोगे, ये सारी सीटों के बंटवारा के लिए उन लोगों में एक तरह से लट्ठम लठ चल रही है। तो इस स्थिति का फायदा उठाते हुए राहुल जी ने एक ऐसा गोपनीय प्लानिंग, सीक्रेट प्लानिंग तैयार किया है, ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे महाराष्ट्र की जीत उनके पास आएगी। कहने का मतलब ये कोशिश करेंगे और महाराष्ट्र की जीत इनके पास आ जाएगी। ये स्थिति बन रही है। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव दोनों ही दलों के लिए यानी बीजेपी प्लस के लिए और कांग्रेस प्लस के लिए, जब मैं प्लस कह रहा हूं इसका मतलब उनके गठबंधन से है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि देखिए, सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है और यदि अभी सही मायनों में कहें तो कांग्रेस के पास एक ही फाइनेंशियल रूप से मजबूत स्टेट है, वह है कर्नाटका, जहां से इनको आय का स्रोत आ रहा है, और दूसरा कहीं नहीं है जिनसे कि इनको आय का स्रोत आए। अब यदि महाराष्ट्र में इनकी सरकार बन जाती है तो इनकी आय बहुत बढ़ेगी और दूसरे चुनावों में खर्च करने के लिए इनके पास अपार पैसा रहेगा। दूसरी ओर बीजेपी चाह रही है कि इस कॉरपोरेट जगत के जितने भी यहाँ हेडक्वार्टर हैं, ऐसे मुख्यालय को किसी भी रूप में अपने हाथों से नहीं जाने देना है। तो लड़ाई दोनों में चल रही है अच्छे ढंग से, इसमें दो राय नहीं है। तो हम लोग अब आगे देखेंगे कि आखिर हमारे राहुल जी का भौकाल कैसे मचा है, किस प्रकार से बीजेपी के लोगों में किस प्रकार से अंतर्कलह मचा है। तो उसको जानने के पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे कि हम लोग माने इनकरेज्ड हैं कि राहुल जी इस बार कुछ न कुछ करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले राहुल जी और उनके जितने भी गठबंधन हैं सभी लोगों के साथ एक मीटिंग हुई और सबसे पहले तो कांग्रेस की मीटिंग हुई अपनी, और उसके आधार पर इन लोगों ने कुछ निर्णय लिए जो कि मीडिया में आया, और उसके अनुसार से यह स्पष्ट पता चलता है कि टिकट के बंटवारे में ये लायन शेयर माने अधिक से अधिक टिकट पर हावी होंगे, टिकट चाहेंगे, क्योंकि इनका जो लोकसभा में परफॉर्मेंस है उसके आधार पर ये सीट मांगेंगे ज़रूर। ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर इनकी पकड़ होगी और ऐसे सीटों पर ये चाहेंगे जहां पर इनके मन के
मुताबिक जो वोटर हैं, जो इनको चाहते हैं, वैसे वैसे जगह पर ये चुनाव करने जा रहे हैं कि वैसे जगह पर हमें दिया जाए टिकट। तो ये तो स्थिति हुई टिकट बंटवारे में। टिकट बंटवारे के बाद अब जो इनका है कि आपसी जो इनको जो लगा धक्का हरियाणा में, उससे सीख लेकर के इन्होंने क्या किया है, आपसी कलह को एकदम फेंक दिया है, दूर कर दिया है और सीधा डायरेक्शन है कि एक ही व्यक्ति के इशारे पर काम करना है और वह है राहुल गांधी। इसके बाद दूसरे व्यक्ति से कुछ भी सलाह मशविरा या आपसी टसल, आपसी झगड़ा, ये सब नहीं करना है। ये जो मीडिया में खबर आ रही है उसके अनुसार से मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा चीज़ इन लोगों ने क्या किया है कि 5-5 सदस्यों की नियुक्ति की गई है हर एक बूथ पर, जो कि ईवीएम पर निगरानी रखेंगे और जो सरकारी कर्मचारी होंगे जो कि सरकार के पक्ष में वोट कराने का प्रयास करेंगे, उस पर ये नज़र बना करके रखेंगे। तो इन लोगों का देखिए 3 मुद्दा तो हुआ। सबसे पहला मुद्दा लायन शेयर में अपना टिकट लेना है, और दूसरा गुटबाजी को हटाना है, और तीसरा है कि प्रत्येक बूथ पर 5-5 सदस्यों की नियुक्ति करना है, और फिर जातीय समीकरण को इस प्रकार से साधना है। इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से रखा है कि जितनी भी जातीय समीकरण हैं उसके आधार पर इनको लोगों को यानी वोटर्स को गोलबंद करना है। इनके पक्ष में मुस्लिम आ रहे हैं, इनके पक्ष में दलित आ रहे हैं, इनके पक्ष में ओबीसी आ रहे हैं और मराठा। तो मराठा तब तक नहीं आएंगे जब तक शरद पवार जी का सहयोग इनको नहीं मिलेगा। तो शरद पवार जी के गठबंधन में हैं तो मराठा का सहयोग मिलना ही मिलना है। ओबीसी का और दलित का ये यदि सहयोग मिल जाता है, जिसके लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं, तो फिर मुस्लिम का तो 100% इधर आना ही है। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि दूसरे को वे वोट दें। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें जब जातीय समीकरण को ये साध लेंगे तो वहाँ के चुनाव में सफलता की 100% गारंटी इनकी हो जाती है, इसमें दो राय नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तब इनका है कि बीजेपी के गठबंधन में जो लोग हैं उनमें फूट डालना हर एक पार्टियां करती हैं। हर एक पार्टियां एक दूसरे के पैर को खींचने का प्रयास करती हैं। तो कांग्रेस इसके पीछे क्यों रहे? तो राहुल जी ने यह निर्णय लिया है कि इस बार उनके गठबंधन में जो लोग हैं उनके साथ कुछ ऐसी खींचतान करा दी जाए जिससे कि आपस में ही वे लड़ें, और लड़ना प्रारंभ भी हो गया है, इसमें दो राय नहीं है। तो देखिए वे क्या कर रहे हैं। अजीत पवार जी के साथ ऐसा हो रहा है, शायद अब इधर से प्रभाव है या अजीत जी का अपना निर्णय है, नहीं कहा जा सकता है। अजीत जी ने कहा है कि हम करीब करीब 10 से 12 मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा करने जा रहे हैं। कहीं इससे ज़्यादा भी नंबर हो सकता है, जिस पर कि बीजेपी और शिंदे गुट दोनों ही नाराज हैं। दोनों नहीं चाहते हैं कि इस पर किसी प्रकार का वे माने दृढ़ निर्णय लें, क्योंकि ऐसा करने से जो नैरेटिव बनेगा वह एक अलग प्रकार का नैरेटिव बनेगा, इसमें दो राय नहीं है। तो ये जो ये चीज़ें हो रही हैं
वहाँ मैंने कहा कि अंतर कलह स्टार्ट है, और इस अंतर कलह पर ही मैं यहाँ केंद्रित कर रहा हूँ कि कैसे अजीत जी किस प्रकार से अलग होने के रूप में एकदम सामने आ रहे हैं, अपने आप को अलग करने जा रहे हैं। शिंदे और बीजेपी में एक तरह से नज़दीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन नज़दीकियां टिकट बंटवारे पर वहां लट्ठम लट है। नज़दीकियां नैरेटिव में हैं, लेकिन वहां अजीत पवार जी के साथ नैरेटिव में कहीं कुछ भी नहीं है, एकदम अलगाव है, एक साथ नहीं हैं वे। और इसी को यह राहुल जी क्या कर रहे हैं, राहुल जी इस बार एकदम विस्फोटक रूप में आ रहे हैं, क्योंकि अजीत जी के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े आरोप हैं। तो वे इस प्रकार से नैरेटिव फैलाएंगे जिससे कि अजीत पवार को आइसोलेट करके और इंडेक्स करना है बीजेपी पर, कि बीजेपी कह रही है कि हम भ्रष्टाचार से 0% है ना के ऊपर हमारा जो है स्थिति, वह कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते हैं, 0 टॉलरेंस की स्थिति में हम हैं भ्रष्टाचार पर। तो भाई ये जो हैं अजीत पवार जी, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? अजीत पवार जी तो भ्रष्टाचार की एकदम का समुद्र हैं, और उनको लेकर के आप डांस कर रहे हैं। तो इससे तो स्पष्ट संदेश जा रहा है कि आप भ्रष्टाचार के जो माने समुद्र हैं, उनको ही माथे पर ले करके नंगा नाच कर रहे हैं। तो ये सारी स्थिति आ रही है, जिसको कि राहुल गांधी इनकैश करने के लिए, भुनाने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ महाराष्ट्र के चुनाव में इनका भौकाल इस बार है, इसमें दो राय नहीं है। तो ये जो स्थिति है, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, भले ही शिंदे जी के पास अभी क्या लगे हैं नहीं लगे हैं वो नहीं आ रहा है सामने में, लेकिन इसको भी यदि निचोड़ा जाएगा तो हो सकता है वहाँ से भी कुछ न कुछ हमें मिल जाए, यानी राहुल जी को मिल जाए, उसके बारे में भी कुछ न कुछ। अब यहाँ टिकट बंटवारे पर मैंने कहा, उधर यानी राहुल गांधी को कहा कि अपना टिकट बंटवारा अभी से ही करके रख लीजिए, क्योंकि अब 5 से 10 दिनों के भीतर ही, हो सकता है 5 दिन, मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, इसके भीतर ही चुनाव का घोषणा हो जाए। तो अब यहाँ पर जो लठम लठ लगी हुई है, क्या हो रहा है सो देखिए। 288 करीब सीटें हैं, 80-88 के लगभग हैं सीटें, उसमें से 120 शिंदे गुट चाह रहा है और 80 चाह रहा है ये अजीत पवार का गुट, तो करीब 200 हो गए। अब बीजेपी को क्या मिलेगा, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं, यानी बीजेपी को दरकिनार करने के लिए दोनों ही पार्टियां तैयार बैठी हैं, जबकि बीजेपी चाह रही है कि हम कम से कम 150 पर चुनाव लड़ें और इसके बाद दोनों का बंटवारा कर दिया जाए। अजीत जी को जो खबर मिल रही है, ये लोग 30 से 35 सीट देने के माने पक्ष में हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनके पास कहा जा रहा है कि जन समर्थन नहीं है। तो जब जन समर्थन नहीं है तो टिकट लेकर के बेकार। हाँ, शिंदे गुट को जन समर्थन है, इसमें दो राय नहीं है, और बीजेपी जिस प्रकार से वहाँ पर अपना जाल फैला रही है, उससे लगता है कि उसे भी कुछ फ़ायदा हो जाए। हाँ, यह निर्भर करता है राहुल जी के मेहनत पर, राहुल जी कितना अटैकिंग मुद्रा में आ सकते हैं। यदि राहुल जी अटैकिंग मुद्रा में आए
और मुस्लिम, ओबीसी, दलित और मराठा, इनको संगठित करके इनके वोट को यदि अपने पक्ष में कर लिए तो फिर बीजेपी की हार एकदम 100% सुनिश्चित कर लीजिए, इसमें दो राय नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, आपस में जो खटपट चल रहा है, वह सारा खटपट चल रहा है केवल और केवल सीट को हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करें, जिससे कि यदि बाय द वे, नहीं कहा जा सकता है, चुनाव है, बाय द वे यदि बीजेपी की सत्ता बन जाती है तो फिर उसमें ये लोग अपना अपना बल प्रदर्शन कर सकें। इसी के लिए यहाँ पर पूरा सीटों के बारे में एकदम धक्का मुक्की चल रही है, इसमें दो राय नहीं है। इसी धक्का मुक्की का फ़ायदा उधर उठाना है। हालांकि उधर भी लोग क्या हैं, सबसे बड़ा चीज़ है, देखिए शरद पवार कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ा अवरोध नहीं है। अवरोध कोई है वहाँ पर कांग्रेस का, यानी राहुल जी का, तो वह है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे एकदम सब कुछ गुड़ गोबर करने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि उनका जो भी स्थिति अभी है, वर्तमान में स्थिति, वह कांग्रेस और शरद पवार जी के ऊपर ही निर्भर करता है। क्योंकि उनका जो कोर वोटर है वह तो शिंदे जी के साथ चला गया। अब इनके पास केवल आसरा है कि ये लोग जब मदद करेंगे तो मुस्लिम वोटर इनके पास आएंगे और इन्हें जिताएंगे। तो ये स्थिति, तो इस स्थिति में यदि राहुल जी को यहाँ समझना होगा कि इस स्थिति में यदि ये पूरा स्ट्रेस देते हैं, प्रेशर देते हैं, तो इनके प्रेशर को दरकिनार या बाईपास कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि यह समझने की बात है कि ये प्रेशर देने की स्थिति में है नहीं, इनका कोई कोर वोटर है नहीं, ये आप ही के वोट पर, यानी परजीवी के रूप में ये वहाँ पर है। और जब परजीवी के रूप में है तो कांग्रेस और शरद पवार जी को क्या करना चाहिए, इन्हें एकदम लिमिटेड सीट देना चाहिए, जिससे कि लिमिटेड सीट देने के बाद ये अपना मने न आपका सीट बर्बाद करेंगे और ना ही इनको कोई दिक्कत होने जा रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बहुमूल्य राय मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद।